हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष आपके सामने लेके आया हूँ चैप्टर नंबर फर्स्ट 8th क्लास का साइंस में। तो अपन पढ़ रहे थे जो कृषि पद्धति के चरण थे उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसमें पहला चरण जो मिट्टी को तैयार करना था वो पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया। तो आज हम पढ़ते हैं बुआई, यानी कृषि पद्धति का दूसरा चरण कौन सा है? बुआई। तो आज हम बुआई के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो कृषि पद्धति का चरण है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखो, अच्छी फसल के उत्पादन के लिए क्या करना पड़ता है? अपने को स्वस्थ बीजों का चयन करना भी आवश्यक होता है। किसके लिए? अच्छी फसल के उत्पादन के लिए। अच्छी फसल के उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए स्वस्थ बीजों का चयन आवश्यक है कि भाई अगर अपने को अच्छी पैदावार करनी है, अच्छी फसल को अगर लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अच्छे बीजों का चयन करना भी आवश्यक होता है। तो अच्छे बीजों का चयन कैसे किया जाता है तो वो देखते हैं कि एक एक्टिविटी करते हैं कि एक पात्र में आपको क्या लेना है? जल लेना है। ठीक है, जल लेना है। इसमें क्या लेना है? जल लेना है, पानी लेना है। ठीक है, और इस जल में आपको क्या करना है? जिस फसल को बोना है उस फसल के बीज डालने हैं। क्या डालने हैं? बीज डालेंगे। तो आप देखेंगे इस एक्टिविटी में कि जो कुछ बीज तो कहां पर चले जाते हैं? नीचे पेंदे में इकट्ठे हो जाते हैं, और कुछ बीज देखोगे कि जो इसकी सतह है पानी की, उस सतह पर तैरते हैं। तैरेंगे नहीं। आप मान लो कि एक पात्र को आधा पानी से भर लिया और उसमें क्या डाल दिए? चने के बीज डाल दिए, या मूंग डाल दिए, या बाजरा डाल दिया, या गेहूं डाल दिए, जो भी आप डालना चाहें। तो आप देखोगे कि मान लो आपने चने डाले, ठीक है, चने के बीज डाले, तो चने के बीज आप देखोगे कुछ तो क्या होते हैं? पेंदे में चले जाते हैं, और कुछ सतह पर रह जाते हैं। तो जो सतह पर रहते हैं, जो ऊपर हैं, जो पानी के ऊपर तैरते हैं, वो तो क्या होते हैं? अस्वस्थ बीज, अस्वस्थ बीज। और जो नीचे पेंदे में चले जाते हैं वो क्या होते हैं? स्वस्थ बीज होते हैं। ठीक है, ये होता है एक अच्छे स्वस्थ बीजों का चयन करने के तरीका कि कैसे हम एक अच्छे स्वस्थ बीजों का चयन करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है, या कुछ हम ऐसा तरीका करते हैं कि किसान क्या करता है कि अच्छे बीजों का चयन करने के लिए जिस फसल का उत्पादन अच्छी तरह से होता है या जो फसल अच्छी होती है, तो उसके कुछ बीज, जो अच्छे बीज होते हैं, उनको क्या कर लेता है? अलग से पहले ही इकट्ठा कर लेता है, और फिर उनको क्या करता है? वो बुआई के रूप में काम में लेता है, ताकि फसल का उत्पादन अच्छी तरह से हो। लेकिन ये तरीका तो अपनाता ही है कि उनमें भी क्या होते हैं कि कुछ बीज अस्वस्थ होते हैं और कुछ स्वस्थ होते हैं। तो स्वस्थ और अस्वस्थ बीजों को अलग करने का तरीका यही होता है कि पानी में डालेंगे तो जो हल्के बीज होते हैं, हल्के बीज या अस्वस्थ बीज बोल दो, हल्के बीज तो क्या होते हैं? ऊपर पानी के। अस्वस्थ बीज कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। और स्वस्थ बीज कैसे होते हैं? भारी। और भारी होने की वजह से क्या होते हैं? पेंदे में चले जाते हैं, और ये हल्के होने की वजह से सतह पर तैरते हैं। तो ये तो होगी अपने को जो स्वस्थ बीज हैं उनके चयन की तरीका हो गया। अब इसके बाद में देखो, जो बीज बोने का जो तरीका है, बीज बोने के तरीके, बीज बोने के औजार। एक तो परंपरागत होता है, परंपरागत तरीका। फर्स्ट क्या हो जाएगा? परंपरागत तरीका, कि सबसे पहले कृषि पद्धति के चरण में हमने मिट्टी को तैयार कर लिया था। उस मिट्टी को तैयार करने के बाद में क्या करना है? अपने को बुआई करनी है, यानी कि बीजों को जमीन के अंदर बोना है। तो बोने से पहले हमने को क्या चाहिए? स्वस्थ बीजों का चयन आवश्यक होता है। और स्वस्थ बीजों का चयन कैसे किया जाता है आप इस एक्टिविटी से समझे। अब बीज बोएंगे कैसे? बोने के औजार। तो सबसे पहला होता है परंपरागत तरीका। परंपरागत का मतलब पुराने जमाने में कैसे बीजों को बोया जाता था, कि जो हल होते थे, हल किसके द्वारा चलते थे? बैलों के द्वारा चलते थे। तो उनमें क्या होता था कि एक कीप के आकार का पाइप होता था। क्या होता था? कीप के आकार का पाइप होता था, जिसमें क्या होती है कि भाई एक नली होती थी, या तो कितनी होती थी? एक नली होती थी, या दो भी होती थी, या तीन होती थी।
कितनी होती थी? 2 होती थी या 3 होती थी। ऊपर वाला पार्ट कैसा होता था? कीप के आकार का होता था। कीप के आकार कैसा? कि जैसे ही इसमें क्या होता था कि ये हल्के लगाया जाता था। तो हल के बारे में मैंने बताया था कि हल कैसा होता था, ये ऐसा हल होता था। ठीक है। और इस हल के क्या करते थे, ये जो परंपरागत तरीका का जो ये पाइप था, नली थी, तो इसको क्या कर दिया जाता था, इसके साथ जोड़ दिया जाता था। और इसको जोड़ने के बाद में जो इसकी फाल थी, उस फाल तक इसको पहुंचाया जाता था। अब इसको पहुंचाने के बाद में इस ऊपर वाले जो कीप का आकार का जो सिरा था, उसमें अंदर से क्या डाल देते थे? बीज डालते थे। इसमें क्या डालते थे? बीज। और ये कहाँ पर चले जाते थे? जमीन में गहराई में चली जाते थे, यानी जमीन के अंदर चले जाते थे। और एक था जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा था। प्रेजेंट टाइम में किस विधि से करते हैं? सीड ड्रिल। सीड ड्रिल विधि से करते हैं। जो सीड ड्रिल विधि है, ये किसके द्वारा चलती है? ट्रैक्टर द्वारा। किसके द्वारा? ट्रैक्टर के द्वारा चलती है। कि ट्रैक्टर से इसको जोड़ा जाता है और इससे जो ये पाइप हैं ऐसे, इसे मतलब ज़्यादा होते हैं, 5 6 7 8 9 इतने होते हैं, या ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक जो सीड ड्रिल से लाभ है, एक तो समय और श्रम दोनों की बचत होती है। किसकी होती है? समय व श्रम दोनों की बचत होगी, दोनों की बचत होती है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो बीज होता है वो समान गहराई में जाते हैं। बीज समान गहराई में जाते हैं। और दूरी भी क्या होती है? समान रहती है। कि इनके बीच की दूरी होती है, बीच की दूरी भी क्या होती है? लगभग समान रहेगी। यानी अगर परंपरागत तरीके से करेंगे तो ये हल के द्वारा क्या होंगी? कुछ बीज गहराई में चले जाएंगे, कुछ ऊपर रह जाएंगे। लेकिन सीड ड्रिल के द्वारा जो इनकी गहराई है, मतलब एक समान गहराई में रहेंगे। और इनके जो बीजों, पौधों के बीच की जो दूरी है वो भी क्या होगी? समान। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? हाथ से डाला जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है? एक पेटी सिस्टम होता है और उसमें क्या होते हैं? फिक्स बीज, जो निश्चित बीज होते हैं वो ही जाते हैं। ठीक है। और बात करें सीड ड्रिल, तो सीड ड्रिल क्या होगा? इसमें समय और श्रम दोनों की बचत होती है, समान गहराई में जाते हैं और समान उनके बीच की दूरी भी समान रहती है। अब बात आती है कि बीच की दूरी समान रहने से क्या फायदा हुआ? कि अगर मान लो बीच की दूरी अगर समान रहेगी, इनकी बीच की दूरी अगर समान रहती है, तो पौधों को क्या मिल पाता है? पौधों को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया आसानी से कर पाएंगे, श्वसन, पोषक तत्व भी आसानी से मिल जाएंगे और जल भी आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि दूरी थोड़ी होगी तो उनके बीच में वायु क्या कर पाएगी? बीच से पास हो पाएगी। ठीक है। दूसरी ओर पौधों को क्या क्या मिल पाएगा? प्रकाश संश्लेषण आसानी से कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताया था मैंने, प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। और क्या कर पाएंगे? पोषक तत्व आसानी से मिल जाएंगे, पोषक तत्व, और श्वसन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आदि ये कार्य आसानी से कर पाएंगे। अपना भोजन भी बना लेंगे, पोषक तत्व, श्वसन भी कर पाएंगे और जल भी आसानी से मिल जाएगा। ये सब कार्य क्या कर पाएंगे? आसानी से पेड़ कर पाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार क्या की जाती है? बुआई की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। बुआई में सबसे पहले अच्छी पैदावार करने के लिए स्वस्थ बीजों का चयन आवश्यक है। तो स्वस्थ बीजों को क्या करना है कि पानी के अंदर डालना है। तो जो बीज हल्के होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं और जो भारी होते हैं वो नीचे पानी के अंदर चले जाते हैं। भारी बीज स्वस्थ होते हैं और हल्के बीज अस्वस्थ होते हैं। फिर बीज बोने के जो औजार हैं, यानी बीजों को जमीन के अंदर कैसे बुआई की जाती है, एक तो परंपरागत तरीका होता है, एक सीड ड्रिल होता है। परंपरागत में क्या किया जाता है? एक नली के आकार का पाइप होता है जिसको ऊपरी सिरा कैसा होता है? कीप के आकार का होता है। सीड ड्रिल में क्या होता है? समय और श्रम दोनों की बचत होती है और बीज क्या होते हैं? समान दूरी पर चले जाते हैं और बीजों की जो बीज की दूरी होती है, बीज की दूरी, पौधों के बीज की दूरी होती है वो भी समान बनी होती है। जिससे क्या होते हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्व, श्वसन, जल इनको आसानी से मिल पाता है। ठीक है। अब इसके बाद में बुआई करने के बाद में जो अपना नेक्स्ट था कृषि पद्धति का जो चरण था, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद में था खाद और उर्वरक देना।
तो दो आपने कृषि पद्धति के चरण पढ़ लिए हैं। अब इससे आगे तीसरा हो जाएगा इसका चरण, खाद और उर्वरक देना। तो खाद और उर्वरक क्या होते हैं कि वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाने पर पोषक तत्व की मात्रा बनी रहती है, यानी मिट्टी के अंदर मिलाया जाएगा जिससे पोषक तत्व की मात्रा बनी रहेगी। थर्ड कौन सा है? खाद व उर्वरक देना। खाद व उर्वरक देना। खाद व उर्वरक क्या होते हैं कि खाद और उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है। किसके लिए मिलाया जाता है? खाद और उर्वरक पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? मिट्टी के अंदर खाद और उर्वरक मिलाए जाते हैं। अब ये खाद और उर्वरक क्या होते हैं? और पोषक स्तर तो जानते हो कि पोषक तत्व अगर पौधे को अच्छी तरह से नहीं मिल पाएंगे, संपूर्ण पोषक नहीं मिल पाते हैं, तो जिससे क्या होती है कि अगर नहीं मिल पाएंगे तो पौधे की वृद्धि अच्छी नहीं होती और फसल का जो उत्पादन है वो अच्छी तरह से नहीं होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोषक तत्व बनाए रखने के लिए या खाद और उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है अपने को। सबसे पहले होती है कि आवश्यकता क्यों है? आवश्यकता क्यों है अपने को ये बताइए। सर मेरे को तो ये बताइए कि हम खाद और उर्वरक देंगे क्यों? कि आपको पता है कि एक जमीन के अंदर खूब लगातार क्या की जाती है? कई फसलें बोई जाती है। कि एक ही मिट्टी के अंदर क्या की जाएंगे? कई फसलें बोई जाएंगी, कई फसलें बोई जाती हैं। अब लगातार कई फसलों का अगर उत्पादन किया जाएगा, बोई जाएंगी, तो इससे मिट्टी के अंदर इन पोषक स्तरों की मात्रा में क्या आ जाती है? कमी। बोई जाएंगी तो क्या हो जाएगी? पोषक स्तर, पोषक तत्वों में कमी आ जाएगी, तत्व में कमी आएगी। कमी क्यों आएगी? क्योंकि लगातार उनका उत्पादन उसी मिट्टी में किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे बचने के लिए देखो, एक तो क्या किया जाता है कि कुछ समय के लिए जो खेत होते हैं या एक फसल के टाइम पीरियड के लिए उसको क्या किया जाता है? खाली छोड़ा जाता है, जिससे उसमें हरी जो खाद है वो मिला दी जाती है। वो भी क्या होती है? खाद होती है। कि जो उसमें क्या होते हैं? कई प्रकार के खरपतवार, कई प्रकार के पौधे उग जाते हैं, फिर इन्हें ट्रैक्टर से द्वारा क्या कर दिया जाता है? मिट्टी के अंदर मिला दिया जाता है ताकि वो खाद के रूप में काम में लिया जा सके। तो आपको पता चला कि हमें खाद और उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि कई फसलें एक ही मिट्टी में बोई जाएंगी और इससे उस मिट्टी में पोषक तत्वों की क्या आ जाएगी? कमी आ जाती है। और कमी आने के कारण अपने को क्या जरूरत पड़ती है? खाद और उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है। खाद और उर्वरक डालने की आवश्यकता होती है या खाद और उर्वरक देना पड़ता है। खाद के बारे में बताऊं, खाद के बारे में आपने पढ़ा होगा, वर्मी कंपोस्ट खाद होती है। एक वर्मी कंपोस्ट खाद होती है क्या? ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट खाद होती है वो केंचुए के द्वारा बनाई जाती है। और केंचुआ क्या होता है? बताया था, किसान का मित्र होता है। ठीक है, केंचुए या सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या बनाई जाती है? सूक्ष्म जीवों द्वारा। इसमें क्या किया जाता है? एक गड्ढा किया जाता है, जमीन के अंदर क्या किया जाता है? गड्ढा किया जाता है। तो इसमें जो अपकटित जो पदार्थ होते हैं उनको इसमें डाला जाता है, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह इसमें डाल दी जाती है। फिर इनके ऊपर जो जानवरों का या पशुओं का जो गोबर होता है उसको भी डाल दिया जाता है। और इसमें डालने के बाद में इसमें क्या डाल दिए जाते हैं? केंचुए डाल दिए जाते हैं। क्या डाल दिए जाते हैं? केंचुए, गोबर, अपघटित पदार्थ इसमें डाल देंगे। तो धीरे धीरे क्या करेंगे? ये केंचुए इनको क्या कर देंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर देते हो, एक बारीक क्या हो जाती है? एक खाद तैयार होती है। इसका प्रोसेस आपकी ज़्यादा है नहीं, सिर्फ आपको ये दे रखा है वर्मी कंपोस्ट के बारे में। और वर्मी कंपोस्ट खाद कैसे बनाई जाती है? केंचुए के द्वारा। इसमें अपघटित पदार्थ, गोबर वगैरह डालकर इनको क्या किया जाता है? अपघटित किया जाता है। ठीक है, फिर देखो एक एक्टिविटी करते हैं। या देखो, आप फसल बोने के लिए खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है या इसको खाली छोड़ा जाता है। लेकिन दूसरा तरीका और होता है कि खेत जो मिट्टी में होते हैं पोषक स्तर बनाए रखने का, वो होता है फसल चक्रण। फसल चक्रण, बात करते हैं फसल चक्रण क्या होता है। फसल चक्रण
फसल चक्रण का मतलब हो गया फसल का एक चक्कर। जैसे मान लो एक खेत है, उसमें क्या करेंगे, एक बारी मान लो आपने गेहूं की फसल बो दी, फिर उसमें दूसरे सीजन में, ये तो शीत ऋतु हो गई, रबी की फसल होगी, और खरीफ की मान लो आपने बाजरा बो दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट वापस रबी की फसल बोओगे तो उसमें क्या नहीं कर जाएगा, गेहूं की फसल नहीं की जाएगी। न करके मान लो यहां पर चने बो दिए, फलीदार जो फली देने वाले जो पादप हैं वो बो दिए, और यहां पर दूसरे इसमें खरीफ की फसल में बाजरा न बोकर मान लो मक्का बो दी। ये जो तरीका है, फिर नेक्स्ट टाइम मान लो इसमें गेहूं बो सकते हैं अपन, नेक्स्ट टाइम हम चना नहीं बोएंगे। तो ये बदल बदल के फसलों को, एक ही खेत में फसलों को बदल बदल के जो फसल का उत्पादन किया जाता है वही क्या होता है, फसल चक्रण कहलाता है। एक ही खेत में फसल को बदल बदल कर बोने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फसल चक्रण कहलाता है। एक आपके दे रखा है जो फलीदार पादप होते हैं, उसमें एक उसकी जड़ों में, जड़ों के अंदर, गांठों के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, उसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम नामक एक क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। बैक्टीरिया होते हैं सूक्ष्म जीव होते हैं जो लेगुमिनेसी या फेबेसिकुल, लेगुमिनेसी कुल के जो पादप होते हैं, लेग्यूमिनोसी या इस कुल को क्या कहते हैं, फेबेसिकुल भी कहते हैं। फेबेसिकुल के जो भी प्लांट होते हैं, कुल के प्लांट की जड़ों में, गांठों में होता है, गांठों के रूप में रहता है, जड़ होती है। फेबेसिकुल के जैसे आपको चना, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब क्या होते हैं, जो फली, लेगुमिनस कुल के पादपों की पहचान क्या हो जाएगी, फली, जिनके फलीदार पादप, जिनके फली आती है, फलीदार पादप। फलीदार पादपों में क्या पाया जाता है, उनकी जड़ों के अंदर गांठें पाई जाती है, और इन गांठों के अंदर ही क्या पाया जाता है, सूक्ष्म जीव, ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। ये राइजोबियम जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन का फिक्सिंग करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, स्थिरीकरण करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इनके द्वारा करने के बाद में जो मिट्टी में नाइट्रोजन की स्थिरता बढ़ जाएगी, जिससे नेक्स्ट फसल का उत्पादन क्या होगा, अच्छी तरह से होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। और आपको बता दें कि पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ये ग्रहण करेंगे, कौन, जो पौधे होते हैं, ठीक है। तो आपको पता चला कि राइजोबियम जीवाणु क्या होता है, लेग्यूमिनेसी या फेबेसी या फलीदार पादप होते हैं, उनके प्लांट की जो जड़ें होती हैं उनमें कुछ गांठें पाई जाती हैं, इन गांठों के अंदर क्या पाया जाता है, ये राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, जिससे मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की अधिकता हो जाएगी, और पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही ग्रहण करते हैं। सीधा नाइट्रोजन को वायुमंडल से ये ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि नाइट्रोजन का परसेंटेज आप कहोगे कि सर नाइट्रोजन तो वायुमंडल में खूब है, 78% होती है नाइट्रोजन का परसेंटेज, 78, लेकिन पौधे होते हैं डायरेक्ट नाइट्रोजन को न ग्रहण करके किस रूप में करते हैं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी से हम समझेंगे कि इन दोनों में, खाद और उर्वरक में कौन बेटर है, खाद और उर्वरक में बेटर कौन है, अच्छा कौन सा है। जैसे आपने 3 पात्र लिए, आपको 3 पात्र लेने हैं, तो उसमें आपको एक समान पादप का बोना है, या तो मूंग ले लो या चना, जो भी आप लेना चाहो, मतलब खरीफ और रबी के अनुसार आप ले लेंगे। तो एक फर्स्ट पात्र के अंदर मान लो फर्स्ट ए, बी और सी, 3 पात्र हैं। फर्स्ट वाले पात्र में आपने मिट्टी ली है, और इस मिट्टी में क्या डाला है, खाद डाला आपने। दूसरे पात्र में मिट्टी ली है आपने, क्योंकि मिट्टी में रोपित करेंगे पादप को, प्लस उसमें क्या डाला है, उर्वरक, कुछ मात्रा में उर्वरक भी डाला है। और थर्ड वाले में आपने क्या डाला है, सिर्फ मिट्टी डाली, आपने तो उर्वरक डाला नहीं,
खाद डाला, कोई सा भी आपने नहीं डाला। अब इसमें प्लांट बोएंगे हम, तीनों में क्या करेंगे, प्लांट की वृद्धि करवाएंगे। तो आप देखोगे कि तीनों की अगर हम एक्टिविटी से करते हैं, ये क्रियाकलाप करते हैं, तो आप देखोगे कि इसका ग्रोथ ठीक ठाक होगा, मतलब अच्छी तरह से होगा, इसका और भी अच्छी तरह से होगा, और इसका कमजोर होगा। ये क्या होगा, प्लांट थोड़ा कमजोर होगा। यानी तीनों का अवलोकन करते हैं, हम देखते हैं कुछ समय बाद जब ये वृद्धि करते हैं, तो ये जो मिट्टी के अंदर उर्वरक डाला है वो प्लांट क्या करेगा, जल्दी ग्रोथ करेगा, एक अच्छा ग्रोथ करेगा। लेकिन कंपैरिजन खाद होता है वो भी थोड़ा अच्छी करता है, लेकिन दोनों की अगर कंपैरिजन करेंगे तो सबसे बेटर कौन कर रहा है, उर्वरक कर रहा है। आपके दिमाग में आया होगा कि सर ये उर्वरक वाला ही वृद्धि क्यों कर रहा है। उर्वरक वाला इसलिए कर रहा है कि जो उर्वरक जो होते हैं उनमें क्या होता है कि विशेष पोषक तत्व ही मौजूद होते हैं। उर्वरक के अंदर विशेष पोषक तत्व ही मौजूद होते हैं, तत्व ही मौजूद होते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे क्या होते हैं कि विशेष पोषक तत्व होते हैं, वो ही सिर्फ मौजूद होते हैं। तो इस पौधे को चाहने के लिए, आवश्यक वृद्धि के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व है वो इस उर्वरक में मौजूद है। दूसरी बात करें खाद में, तो इसमें क्या होती है, लगभग कम पाए जाते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं वो कम पाए जाते हैं। यानी उर्वरक के इस्तेमाल से फसल का उत्पादन क्या किया जा सकता है, अच्छा किया जा सकता है। उत्पादन क्या किया जा सकता है, फसल का उत्पादन अच्छा किया जा सकता है। लेकिन एक अच्छाई के साथ साथ इसमें कई बुराइयां भी हैं, वो देखो। अगर हम, ये तो एक्टिविटी होगी, अब उर्वरक के बारे में हम जान लेते हैं। अगर अधिक मात्रा में उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, क्या करेंगे कि किसान उर्वरक का इस्तेमाल करने से फसल का उत्पादन अच्छा हो रहा है, अभी किसान क्या करेगा, इसका उर्वरक का इस्तेमाल क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। ज़्यादा करेगा तो ज़्यादा प्रयोग से जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता में क्या हो जाती है, लगातार कमी आती है, लगातार कमी आती है। उर्वरक के यूज से ध्यान रखना, जल प्रदूषण भी होता है। जल प्रदूषण होने से उर्वरक अगर जलाशयों के अंदर चले जाते हैं तो उससे जल प्रदूषण होता है। और जल प्रदूषण होने के बाद में एक घटना होती है जिसे हम कहते हैं शैवाल ब्लूम। क्या होता है, शैवाल ब्लूम। ये प्रक्रिया भी होती है जल प्रदूषण से। शैवाल ब्लूम क्या होता है कि अगर जलाशय के अंदर ये उर्वरक पहुंच जाते हैं तो ये क्या करते हैं, शैवालों की जलाशय में क्या होती है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, और पूरे जलाशय में क्या होते हैं, शैवाल फैल जाते हैं, जिससे जल के अंदर घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और धीरे धीरे जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो मर जाएंगे। और इसे हम क्या कहते हैं, शैवाल ब्लूम। शैवाल ब्लूम का मतलब विस्फोट, शैवालों का विस्फोट या अत्यधिक वृद्धि होगी। ठीक है, तो उर्वरक के ज़्यादा यूज से आपको नुकसान पता चल गया कि ज़्यादा प्रयोग से मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी और जल प्रदूषण भी होता है। अब बात इन दोनों में देखते हैं कि खाद और उर्वरक में अंतर देखते हैं कि क्या क्या अंतर है। कि खाद और उर्वरक की बात करें तो क्या क्या अंतर है। एक तरफ आप लिखते हो खाद और एक तरफ उर्वरक। खाद की बात करें तो ये खाद होता है वो खेतों में बनाया जाता है, खेतों में बनाया जाता है। और उर्वरक कहाँ बनाया जाएगा, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। जो खाद होता है वो प्राकृतिक होता है, प्राकृतिक, और उर्वरक होता है वो क्या होता है, कृत्रिम होता है।
खाद होता है मिट्टी के अंदर जो हुमस होता है, हुमस का मतलब नमी की मात्रा को बढ़ाता है, और जो उर्वरक होता है वो घटाता है हुमस की मात्रा को। ये तो क्या करता है, खाद तो क्या करेगा, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है, और उर्वरक क्या करेगा, ह्यूमस की मात्रा को घटाता है। मात्रा को घटाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें खाद और उर्वरक की। खाद का अपना जरा खेतों में बनाया जा रहा है, प्राकृतिक होता है, ह्यूमस की मात्रा को बढ़ा रहा है। इसमें खाद में होता है वो जो पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा क्या होती है, कम होती है, और इसमें क्या होती है, पोषक स्तर, जो विशेष पोषक स्तर होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है। तो पोषक स्तर अपेक्षाकृत कम, अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम होते हैं, और इसमें क्या होंगे, जो पोषक स्तर होंगे या पोषक तत्व होंगे उनकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। पोषक स्तर अपेक्षाकृत अधिक, अधिक जैसे नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि खाद कौन कौन से होते हैं, जैसे वर्मी कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट खाद, कंपोस्ट खाद। उर्वरक की बात करें तो उर्वरक कौन कौन से हैं वो देखें, जैसे यूरिया, पोटास, डीएपी, सुपर फास्फेट, ये सारे क्या होते हैं, उर्वरक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, कुछ पोषक तत्व होते हैं उनकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया अंतर, अंतर क्या हुआ, खाद क्या खेतों में ना जाता है, उर्वरक फैक्ट्रियों में। खाद होता है वो प्राकृतिक होता है, उर्वरक कृत्रिम होता है। खाद होता है वो हुमस की मात्रा को बढ़ाता है मिट्टी के अंदर, और उर्वरक क्या करता है, घटाता है। जो खाद होता है उसमें पोषक स्तर अपेक्षाकृत क्या होते हैं, कम, और उर्वरक में ज़्यादा होंगे क्योंकि विशेष पोषक स्तर ही मौजूद होते हैं। एग्जाम्पल दे रखे। अब बात करें कि खाद के लाभ, तो आपको समझ में आ गया कि खाद अच्छा है या उर्वरक। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि खाद क्या है, लाभकारी होता है, खाद अच्छा होता है, क्योंकि उर्वरक क्या होते हैं, कई नुकसान होते हैं कि ज़्यादा अगर दे देंगे तो मिट्टी क्या हो जाती है, उससे धीरे धीरे उर्वरक क्षमता कम होती जाती है, और ये ह्यूमस की मात्रा को, जो नमी होती है मिट्टी के अंदर, वो भी कम कर देता है, ठीक है। और लाभकारी जीवाणु होते हैं उसकी वृद्धि भी कम करता है। बात करें खाद के लाभ, खाद के कौन कौन से लाभ हैं। खाद के लाभ, खाद के लाभ होंगे कि ये क्या करता है, जल में जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। खाद क्या करेगा, जल धारण, क्योंकि मैंने बताया कि ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाता है, तो जल धारण क्षमता बढ़ाएगा, जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। दूसरी, जो लाभकारी जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि करता है, लाभकारी जीवाणु की वृद्धि होती है, लाभकारी सूक्ष्म जीवों, लाभकारी सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है, लाभकारी जीवाणु की वृद्धि होती है। नेक्स्ट होता है, जैसे मित्र जीवाणु होते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव हो गए, उनकी वृद्धि होगी, और मिट्टी का गठन सुधरता है। क्या करता है, मिट्टी का संगठन सुधारता है, सुधारता है, और
जो जैसे मैंने बताया लाभकारी जीवाणु जैसे राइजोबियम वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग करते हैं। तो इनके लिए भी क्या होता है, खाद क्या होते हैं, लाभकारी होता है। लाभकारी जीवाणु की क्या करता है, ये वृद्धि करता है। तो इस प्रकार आज हमने कृषि पद्धति के 2 चरण कंप्लीट कर लिए हैं, बुआई करना और दूसरा खाद और उर्वरक देना। नेक्स्ट जो कृषि पद्धति का जो चरण है, कि खाद और उर्वरक देने के बाद में किसान को क्या करना पड़ता है, सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। तो ये नेक्स्ट चरण जो कृषि पद्धति का है, सिंचाई वाला, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।